डियर स्टूडेंट्स, हम टॉपिक लेकर के आए हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी सोर्सेस ऑफ मसल्स। हम लोग ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसको जरा एक बार आप शॉर्टकट सुन लें। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पढ़े हैं, कभी आपने नोटिस किया होगा कि हमारे सारे सेल्स के लिए, बॉडी सेल्स के लिए जो एनर्जी सोर्स है वो एटीपी है। तो हमारा जो मसल फाइबर, मसल सेल्स जो हैं उसके लिए भी एटीपी ही एनर्जी सोर्स होगा। लेकिन आप मसल्स में सुनते हैं कि भाई एक एनर्जी सोर्स और पाया जाता है, केराटिन फॉस्फेट कहते हैं। तो ये केराटिन फॉस्फेट जब एटीपी है ही, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जब एटीपी एज यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स है, ये मसल फाइबर्स को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट आखिर कहाँ यूज होता होगा, किस तरह की, मतलब कब, किस फेज में ये एनर्जी प्रोवाइड करता होगा। ये एटीपी तब वहाँ पे क्यों एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता जब क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो और एक ग्लूकोज भी सुनते हैं कि ये भी हमारे सेल्स के लिए एनर्जी सोर्स है। तो जो एंटायर मस्कुलर फिजियोलॉजी है, किस स्टेप में एटीपी की एनर्जी खर्च होगी, किस पर्पज से एटीपी की एनर्जी खर्च होगी, क्रिएटिन फॉस्फेट कब एनर्जी प्रोवाइड करेगा और किस प्रोसेस में क्रिएटिन फॉस्फेट की एनर्जी खर्च होगी, फिर ग्लूकोज का एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा, किस फेज में, किस काम के लिए, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले तो ये आप सेंस एक बार फिर से रिपीट कर लें कि जो मसल फिजियोलॉजी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो आखिर उसमें है क्या आप जानते ही हैं। मैं उसको बस एक बार रिकॉल कर दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो मसल्स के मायोफाइब्रिल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स में जो उनके स्मॉल यूनिट्स हैं जिनको आप सार्कोमियर कहते हैं, मायोफाइब्रिल के जो पार्ट्स हैं, तो आप जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो सार्कोमियर है उसका साइज छोटा हो जाता है और सार्कोमियर का साइज में रेड्यूस करना ही मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो सार्कोमियर आप जानते हैं कि क्यों साइज में छोटा हो जाता है, क्योंकि ये जो दो जेड लाइंस हैं मायोफाइब्रिल के, नियरेस्ट टू जेड लाइंस, मायोफाइब्रिल में पाए जाने वाले जो टू नियरेस्ट जेड लाइंस हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और इसी का रिजल्ट है जिसे आप कहते हैं कि सार्कोमियर छोटा हो गया साइज में। तो जेड लाइंस नजदीक क्यों आ जाते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो थिन फिलामेंट्स हैं उन थिन फिलामेंट्स को एच जोन के तरफ जो थिक फिलामेंट्स हैं उनका जो एक्सटेंशन है, जिसे क्रॉस आर्म कहते हैं, वो उनको पुल करता है, खींच के ले आता है। तो क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट्स को पुल करके नजदीक लाएगा, एच जोन के तरफ ले आएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा जेड लाइंस पे और ये जेड लाइंस भी खिंचा करके थिक फिलामेंट्स के करीब आएंगे, नजदीक आएंगे पुल्ड होकर के, और उसका इफेक्ट पड़ता है सार्कोमियर पे। सार्कोमियर का साइज छोटा हो जाता है और इसे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आप जानते हैं एटीपी कहाँ यूज होगा, क्योंकि आप जानते हैं एटीपी क्रॉस आर्म या मायोसिन हेड पे बाइंड करता है, क्योंकि एटीपी बाइंडिंग साइट है वहाँ पे, और क्रॉस आर्म कह लें या मायोसिन हेड कह लें, वहाँ पे एटीपी बाइंड होने के बाद हाइड्रोलाइज्ड होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट्स को एच जोन के तरफ पुल करने में। तो यहाँ पे आपको शायद ये मैटर समझ में आ गया होगा कि भाई एटीपी का एनर्जी कहाँ खर्च हुआ। आपका आंसर होगा कि क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट्स को एच जोन के तरफ पुल करने के दौरान एटीपी का ही एनर्जी खर्च करते हैं। तो एटीपी किस फेज में कंज्यूम किया जाएगा मसल्स के द्वारा, आपका आंसर होगा कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फेज है उसमें एटीपी की एनर्जी यूज की जाती है, एटीपी खर्च होता है, एटीपी कंज्यूम किया जाता है। अब याद रखिए क्रिएटिन फॉस्फेट, इसकी एनर्जी कहाँ खर्च होती है, किस फेज में और क्यों, किस पर्पज से। तो याद रखिए कि कुछ हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी लंबी हो सकती है। जैसे सोचिए कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोडा से लेकर के कॉर्डेटा तक स्केलेटल मसल है, वॉलंटरी मसल्स हैं।
तो आर्थ्रोपोडा टू कॉर्डेटा स्केलेटल मसल्स का एग्जिस्टेंस है, जो वॉलंटरी मसल्स हैं, जो हमारे वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स के लिए, वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये वॉलंटरी मतलब आपके विल के अकॉर्डिंगली आप जितना देर चाहें, जितना लंबा ड्यूरेशन का चाहें, उतना ड्यूरेशन के ये मस्कुलर एक्टिविटीज हो सकते हैं, आप चाहें या ना चाहें। जैसे आप कुछ एनिमल इंटरेक्शंस के बारे में सोचेंगे, जैसे प्रे और प्रीडेटर का कॉन्सेप्ट है। तो प्रे, मान लीजिए कि एक प्रे को फॉलो कर रहा है एक प्रीडेटर, तो प्रे को कितना देर दौड़ना होगा, कितना देर उसे फ्लाइट करना होगा, उड़ना होगा, या कितना देर उसको स्विम करना पड़ेगा, जैसा उसका हैबिटेट है, ये प्रे के विल पे डिपेंड नहीं करता। ये तो प्रीडेटर और प्रे का जो पोटेंशियल है इस पे डिपेंड करता है। तो प्रे का जो ये मस्कुलर एक्टिविटी है, या प्रीडेटर्स की जो ये मस्कुलर एक्टिविटी है, जो प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन है, तो वहाँ पे इन दोनों के विल पे भी डिपेंड नहीं करता कि भाई चलो हम इतना देर दौड़ तो लिए, अब मुझे मेरा पीछा ना करो, अब मुझे बैठ जाने दो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेने दो, फिर हम लोग लुका छिपी का खेल खेलेंगे। ऐसे तो कंडीशंस होते नहीं हैं। तो जैसे आप मान लीजिए सपोज एक ऐसा एग्जाम्पल ले लें कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, क्लास में गए हैं, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, टीचर ने आपको पनिशमेंट दे दिया कि चलो भाई तुम डेस्क पे खड़े रहो, बेंच पे खड़े रहो। तो आप कितना देर खड़ा रहेंगे आपके विल पे डिपेंड नहीं है, ये टीचर के विल पे डिपेंड है कि वो आपको कितना देर लगातार खड़ा रखेगा। आप जितना देर खड़ा रहेंगे, आपके जो लेग मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में होंगे, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, और जो मस्कुलर एक्टिविटी है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है, वो काफी लंबा खिंच जाएगा। तो आप वहां पे ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमने सफिशिएंट एटीपी अपने स्केलेटल मसल्स में स्टोर करके नहीं रखा है, अब मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, मेरे एटीपी खर्च हो गए हैं। तो आप यहाँ पे याद रखें कि कुछ मस्कुलर एक्टिविटीज यदि शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं, तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट है एटीपी का, उससे काम चल जाएगा। लेकिन जो प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, जिसमें आप सोच नहीं सकते भाई कितना देर चलेगा ये काम, ये मस्कुलर एक्टिविटीज, मतलब जो प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटीज हैं, और हम सब प्री प्लान्ड करके तो रहते नहीं है कि एटीपी पूरा काम पर स्टोर करें तब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटीज के केसेस में जो ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी हैं वो खर्च हो जाते हैं, और फर्दर एटीपी का डिमांड काफी तेजी से मसल्स में अराइज होता है। तो इस सिचुएशन में, इस तरह के कंडीशंस में, प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटीज के केसेस में हम क्विक अवेलेबिलिटी, काफी तेजी से एटीपी की अवेलेबिलिटी कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे ग्लूकोज से करेंगे। जैसे आप जानते हैं ग्लूकोज जो है ये एरोबिकली एंड एनएरोबिकली, फर्स्ट एनएरोबिकली एंड देन एरोबिकली, मतलब रेस्पेक्टिवली बाय ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज की एनर्जी एटीपी बनाने में खर्च की जाती है। हमारे मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स में जो एटीपी की कमी है वो पूरी की जाती है ग्लूकोज की एनर्जी कंज्यूम करके। कैसे? तो एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज होगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब रीसिंथेसिस करना है एटीपी का, तो इन दोनों के बीच यदि बॉन्ड रीफॉर्म कर दिया जाए इन दोनों के बीच, तो ये फिर एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद देखिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बना देने से जो एटीपी है वो रिकंस्ट्रक्ट, रीसिंथेसाइज होता है, और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो एनर्जी डिमांड है वो ग्लूकोज की एनर्जी कंज्यूम की जाती है। ग्लूकोज सप्लाई करता है, एनर्जी डिमांड पूरा करता है। लेकिन याद रखिए जो प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटीज हैं उसमें ग्लूकोज की एनर्जी एटीपी के रीसिंथेसिस में यूज नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है, ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। लेकिन ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन एनएरोबिकली और एरोबिकली जो प्रोसेस, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, ये मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस में ही कई प्रोसेसेस हो जाती हैं, कई स्टेप्स हो जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में भी सेवरल स्टेप्स हैं। तो एटीपी खर्च हो रहा है सिंगल स्टेप प्रोसेस से,
और एटीपी बनाने के लिए एनर्जी अवेलेबल करा रहा है ग्लूकोज मल्टी स्टेप प्रोसेस से, मेनी स्टेप प्रोसेस से। तो जितना रैपिडली एटीपी खर्च होगा उसी सेम रेट से ग्लूकोज की एनर्जी यूज करके एटीपी का रीसिंथेसिस सेम रेट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटीपी खर्च हो रहा है सिंगल स्टेप प्रोसेस से, लेकिन जो ग्लूकोज से एनर्जी अवेलेबल हो रही है वो मेनी स्टेप प्रोसेस से हो रही है। तो चूंकि टाइम अलग अलग लगेगा, एटीपी के सिंगल स्टेप प्रोसेस में कम टाइम लगेगा और ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होने में मेनी स्टेप्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जिस रेट से एटीपी खर्च होगा ग्लूकोज की एनर्जी यूज करने से सेम टाइम में सेम रेट से एटीपी का रीसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो एटीपी के रीसिंथेसिस के लिए हमारे मसल्स को एक ऐसे एनर्जी सोर्स की डिमांड होती है जो सिंगल स्टेप प्रोसेस से एनर्जी प्रोवाइड कर दे, मेनी स्टेप के बजाय सिंगल स्टेप प्रोसेस से एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो जिस रेट से एटीपी टूटेगा, खर्च होगा, उतने ही टाइम में, चूंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो उतने ही टाइम में, उतना ही समय लेकर के एटीपी रीसिंथेसिस भी हो जाएगा। तो याद रखिए वहां पे अनदर एनर्जी सोर्स है क्रिएटिन फॉस्फेट। जैसे क्रिएटिन फॉस्फेट सिंगल स्टेप प्रोसेस से ये हाइड्रोलाइज होता है क्रिएटिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये क्रिएटिन क्या है? तो ये एक नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सिंगल स्टेप प्रोसेस के द्वारा। ये क्रिएटिन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में हाइड्रोलाइज होता है, टूटता है और एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, और ये एनर्जी एटीपी के रीसिंथेसिस में खर्च होती है, यूज की जाती है। तो जिस रेट से एटीपी टूटेगा सेम रेट से एटीपी रीसिंथेसाइज भी होगा, क्योंकि एटीपी का टूटना हाइड्रोलाइसिस के द्वारा सिंगल स्टेप प्रोसेस है। तो एटीपी का जो बनना होगा उसमें जो एनर्जी अवेलेबल करा रहा है क्रिएटिन फॉस्फेट, वो क्रिएटिन फॉस्फेट सिंगल स्टेप प्रोसेस से ही एनर्जी अवेलेबल करा देगा। तो एटीपी का बनना भी सिंगल स्टेप प्रोसेस से और टूटना भी सिंगल स्टेप प्रोसेस से, तो सेम प्रोपोर्शन में एटीपी टूटेगा भी और एटीपी का रीसिंथेसिस भी होगा। तो याद रखेंगे क्रिएटिन फॉस्फेट एज एनर्जी सोर्स मसल्स में कब यूज होता है? तो आपका आंसर होगा कि जब प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं तो एटीपी का जो शॉर्टेज होता है उस एटीपी के कंपेंसेशन में प्रोलॉन्ग मस्कुलर एक्टिविटीज के समय ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज क्रिएटिन फॉस्फेट यूज होता है एज एनर्जी सोर्स, एटीपी को बैलेंस करने के लिए, एटीपी के रीसिंथेसिस के लिए। तो क्रिएटिन फॉस्फेट की एनर्जी कहाँ यूज हो गई, कहाँ खर्च होती है इसकी एनर्जी? एटीपी के रीसिंथेसिस में। कब? ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड मस्कुलर एक्टिविटी, जब ऑलरेडी स्टोर्ड एटीपी का शॉर्टेज होता है तब। अब ग्लूकोज का क्या किया जाएगा? तो जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, मस्कुलर एक्टिविटीज बंद हो जाएगी, मसल फाइबर्स जब रिलैक्स स्टेट में आ गए तो ग्लूकोज, चूंकि वहां टाइम है, चूंकि अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा है, क्रॉस आर्म को, थिन फिलामेंट्स को पुल नहीं करना, एटीपी खर्च नहीं हो रहा है, तो अब टाइम मिल चुका है, मसल्स रिलैक्स हो चुके हैं, तो ग्लूकोज एनारोबिकली एंड एरोबिकली ऑक्सीडाइज होगा और उसकी एनर्जी जो है वो यूज की जाएगी एटीपी को रीसिंथेसाइज करने में, और ये एटीपी फर्दर यूज के लिए स्टोर्ड रहेगा, और साथ ही साथ ग्लूकोज की एनर्जी क्रिएटिन फॉस्फेट को रीसिंथेसाइज करने में भी खर्च होगी। तो ग्लूकोज की एनर्जी किस काम में यूज की जाती है? एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट के रीसिंथेसिस में। और कब की जाती है? जब मसल्स में रिलैक्सेशन फेज आता है तब। अब यहाँ से हम लोग जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि कोरिज साइकिल क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है मसल फैटिगनेस का वो क्या है, मसल्स में थकान क्यों महसूस होता है हम सबों को, लैक्टिक एसिड का क्या रिलेशन है मसल फैटिगनेस से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में।